हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने फेज इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ा था और फेज रूल को डिफाइन किया था, जिसमें उसमें इन्वॉल्व होने वाली सभी टर्म्स जैसे कि फेज, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम्स को भी डिटेल में स्टडी किया था। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस फेज रूल को ड्राइव कैसे करना है। फेज रूल को ड्राइव करने के लिए पहले हमें कुछ कंडीशंस को स्टडी करना होगा जो कि एक मल्टी कंपोनेंट सिस्टम के फेज इक्विलिब्रियम के लिए बहुत ज़रूरी है। इससे पहले कि मैं आज का टॉपिक शुरू करूं, मैं उन सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा जो आज पहली बार मेरी ये वीडियो देख रहे हैं कि प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड डू प्रेस द बेल आइकन सो दैट मेरी आने वाली हर वीडियो के बारे में आपको जानकारी मिलती रहे। और जो स्टूडेंट्स पहले से ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को इन वीडियोस का फ़ायदा मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो किसी भी मल्टी कंपोनेंट सिस्टम जिसमें एक से ज़्यादा फेसेस एग्जिस्ट करते हों वो इक्विलिब्रियम में कब कहलाएगा, जब उसमें कुछ कंडीशंस वो सेटिस्फाई करेगा। तो सबसे पहली कंडीशन है कि वो मल्टी कंपोनेंट सिस्टम जो है थर्मल इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। क्या मतलब है इससे? इसका मतलब है कि जितने भी उसमें फेसेस एग्जिस्ट कर रहे हैं सब फेसेस में जो टेम्परेचर है सिस्टम का वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा उसमें कि जो हीट है वो एक पार्ट से दूसरे पार्ट में फ्लो करेगी, ट्रांसफ़र होती रहेगी। सपोज हम मान के चलते हैं कि हमारे पास एक मल्टी कंपोनेंट सिस्टम है और उसमें दो फेज़ हैं, फेज़ A and phase B at a temperature TA and TB। मीन्स दो फेज A and B है। A फेज का टेम्परेचर हमारे पास क्या है, TA है, और B का क्या है, TB है। ठीक है। नाउ सपोज कि A फेज की जो एंट्रोपी है वो क्या है, SA, और B की क्या है, SB। ठीक है। नाउ सपोज कि उसमें डी क्यू अमाउंट ऑफ हीट जो है वो ट्रांसफ़र हो रही है फ्रॉम A टू B एट इक्विलिब्रियम। ठीक है। तब क्या होगा, तो जो फेज A है उसकी एंट्रोपी चेंज होएगी, तो वो एंट्रोपी क्या रहेगी उसकी, माइनस डी क्यू बाय टी ए। अब माइनस साइन क्यों लगाया हमने, क्योंकि उसकी एंट्रोपी वहाँ पे डिक्रीज कर रही है, क्योंकि कुछ अमाउंट जो हीट है वो B में ट्रांसफ़र हो गई है। ठीक है। तो बी फेज की जो एंट्रोपी है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, तो वो क्या होगी, डी क्यू बाय टी बी। ठीक है। तो टोटल एंट्रोपी ऑफ द कंप्लीट सिस्टम इज गिवन एज डी एस विच इज इक्वल टू डी एस ए प्लस डी एस बी। ठीक है। तो जिसको हम लिख सकते हैं माइनस डी क्यू अपॉन टी ए प्लस डी क्यू बाय टी बी। ठीक है ना। नाउ अब सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम अटेन कर चुका है। ठीक है। जब इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा तो हम जानते हैं एट इक्विलिब्रियम द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम इज जीरो। मीन्स द डी एस ए प्लस डी एस बी विल बी इक्वल टू जीरो, और we can say minus dq upon ta plus dq upon tb will be equal to 0, और dq upon ta will be equal to dq upon tb। therefore हम कह सकते हैं कि ta is equal to tb। ठीक है। तो ये तो थी थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन कि टेम्परेचर जो है सब फेसेस में क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। सेकंड जो कंडीशन है दैट इज द मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है। दैट मीन्स कि उस मल्टी कंपोनेंट सिस्टम में मैकेनिकल इक्विलिब्रियम भी होना चाहिए सब फेसेस में। ठीक है। तो इसका क्या मतलब है
इस इक्विलिब्रियम के अकॉर्डिंग और इस कंडीशन के अकॉर्डिंग जितने भी उसके अंदर फेज हैं उन सब का जो प्रेशर है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, द प्रेशर ऑफ ऑल फेजेस मस्ट बी सेम। ठीक है, अदरवाइज क्या होगा, एक फेज का वॉल्यूम जो है इंक्रीज हो जाएगा और दूसरे का डिक्रीज हो जाएगा। चलिए इसको भी हम प्रूव करते हैं। अगेन हम सपोज करके चलते हैं कि हमारे पास क्या है, दो फेज हैं ए एंड बी। ठीक है, एंड बोथ आर इन इक्विलिब्रियम एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, एंड टेम्परेचर। नाउ सपोज जो फेज ए है, ठीक है, उसका जो वॉल्यूम है वो बाय डीवी अमाउंट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो सिमिलरली जो वो फेज बी है उसका क्या होगा, वॉल्यूम डीवी अमाउंट से डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है ना। सो वर्क फंक्शन क्या रहेगा, अगर हम वर्क फंक्शन बात करें तो वर्क फंक्शन ऑफ फेज ए वो क्या हो जाएगा, दैट इज डी ए इज इक्वल टू प्लस पी ए डी वी हो जाएगा। ठीक है, वेयर डी ए इज ए वर्क फंक्शन ऑफ फेज ए। तो व्हाट इज द वर्क फंक्शन ऑफ फेज बी, दैट विल बी डी ए बी, इट विल बी इक्वल टू माइनस पी बी डी वी। जब इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाता है तो उस टाइम पे हमारी जो चेंज इन फ्री एनर्जी है जिसको हम वर्क फंक्शन भी बोलते हैं वो क्या होता है, जीरो होता है। सो एट इक्विलिब्रियम, ठीक है, तो जो चेंज इन फ्री एनर्जी है दैट इज डी ए एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड टेम्परेचर दैट इज इक्वल टू जीरो। सो डी ए विल बी इक्वल टू डी ए प्लस डी ए बी विच इज अगेन इक्वल टू पी ए डी वी माइनस पी बी डी वी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो यहां से हमारा क्या प्रूव हुआ कि पी ए इज इक्वल टू पी बी, मीन्स जब इक्विलिब्रियम मेंटेन हुआ उस केस में हमारे पास जो है प्रेशर दोनों फेज में सेम हो गया। थर्ड कंडीशन क्या है हमारे पास, थर्ड कंडीशन है केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, इस कंडीशन में केमिकल पोटेंशियल जो है, ठीक है, हर कंपोनेंट का वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए हर फेज में। ठीक है, सो हम कह सकते हैं द केमिकल पोटेंशियल इन फेज ए शुड बी इक्वल टू केमिकल पोटेंशियल इन फेज बी। आइए चलिए देखते हैं ये कैसे होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि केमिकल पोटेंशियल क्या है। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स में हमने पढ़ा हुआ है केमिकल पोटेंशियल इज द चेंज इन फ्री एनर्जी विद change in the number of moles of any component at constant temperature, pressure and other components. Now suppose हमारे पास एक सिस्टम है जिसके अंदर दो फेज हैं, फेज ए एंड बी। ठीक है, एंड वी हैव 1 2 3 अप टू C components which are distributed between these two phases। ठीक है, और सपोज कर लो कि इन दो फेसेस का जो टेम्परेचर है एंड जो प्रेशर है दैट इज कांस्टेंट। ठीक है, नाउ सपोज कि अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कंपोनेंट 1 दैट इज DN1 जो है वो ट्रांसफर हो रही है फ्रॉम फेज ए टू बी। ठीक है, नाउ इफ μ1 A is and μ1 B are the chemical potential of first component in phase A and B, ठीक है, then what would be the decrease in free energy of component 1 in phase A? So the decrease in
free energy of component 1 in phase A, it will be equal to mu1 A dn1, ठीक है, and increase in free energy of component 1 in phase B, that will be equal to mu1 B dn1, ठीक है। और जैसा कि हमें पता है कि फ्री एनर्जी किसी भी सिस्टम की दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ द फ्री एनर्जी ऑफ द वेरियस फेसेस, मीन्स द चेंज इन फ्री एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल बी इक्वल टू द चेंज इन फ्री एनर्जी इन फेज ए प्लस चेंज इन फ्री एनर्जी इन फेज बी प्लस एंड सो ऑन। बट हमने यहाँ क्या माना हुआ है कि हमारे पास दो ही फेज है, तो हम दो ही यहाँ पे फेज लेके चलेंगे, ठीक है। सो इसको हम आगे कैसे लिख सकते हैं? अगर हमारे पास दो फेज सिस्टम है तो वी कैन राइट डी जी इज इक्वल टू माइनस इंटेग्रल ऑफ डी टी प्लस वी डी पी प्लस म्यू वन ए डी एन वन प्लस म्यू वन बी dn2 and so on, ठीक है। नाउ एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो dt क्या हो जाएगा वहाँ पे 0, dp भी क्या हो जाएगा 0, सो dg एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर ये किसके बराबर होगा? दैट विल बी इक्वल टू म्यू वन ए डी एन वन प्लस म्यू वन बी डी एन टू, ठीक है। और फॉर ए क्लोज सिस्टम विच इज एट इक्विलिब्रियम, उस केस में डी जी इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। सो देयरफॉर माइनस म्यू वन ए डी एन वन प्लस म्यू वन बी डी एन टू इज इक्वल टू 0। अब आप सोच रहे होंगे मैंने यहाँ पे माइनस साइन क्यों लगाया है, ठीक है। सो दिस नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट दिस इज ए डिक्रीज इन फ्री एनर्जी and this positive sign indicate that this is a increase in the free energy, क्योंकि ऊपर हमने डिस्क्राइब किया था कि डिक्रीज इन फ्री एनर्जी, ठीक है। तो डिक्रीज जब भी कोई चीज़ होती है उसके आगे नेगेटिव साइन लगाया जाता है, और जब कोई चीज़ इंक्रीज होती है तो उसके लिए हम पॉजिटिव साइन को यूज़ करते हैं, ठीक है। और फ्रॉम दिस रिलेशन वी कैन राइट द म्यू वन ए इज इक्वल टू म्यू वन बी, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, बी अगर हमारे पास दो फेज सिस्टम है तो उस केस में अगर वो इक्विलिब्रियम में है तो उनका केमिकल पोटेंशियल जो है वो क्या रहेगा, उन दोनों फेज में हर कंपोनेंट का जो है केमिकल पोटेंशियल क्या है, सेम है, ठीक है। और इन जनरल अगर हमारे पास आई नंबर ऑफ कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, और वी हैव नंबर ऑफ फेसेस जस्ट लाइक ए बी सी डी एंड सो ऑन, ठीक है। ith components they are distributed in number of phases, okay। so उस केस में हम क्या लिखेंगे कि म्यू आई ए विल बी इक्वल टू म्यू आई बी विल बी इक्वल टू म्यू आई सी विल बी इक्वल टू सो ऑन, मीन्स फॉर ए मल्टी फेज सिस्टम एट इक्विलिब्रियम द केमिकल पोटेंशियल ऑफ कंपोनेंट आई इज सेम इन ऑल फेजेस। अगर कोई मल्टी कंपोनेंट सिस्टम जिसमें हमारे पास एक से ज़्यादा फेज हैं, अगर वो इन सब कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है तभी हम कह सकते हैं कि उसके जो फेज हैं वो आपस में इक्विलिब्रियम में हैं, अदरवाइज दैट सिस्टम विल नॉट बी ए फेज इक्विलिब्रियम सिस्टम, ठीक है। तो नेक्स्ट हम ड्राइव करते हैं
फेज रूल को। नाउ सपोज हमारे पास एक हेटेरोजेनियस सिस्टम है, ठीक है, जिसके अंदर p नंबर ऑफ फेसेस हैं, ठीक है। सपोज वी हैव फेज p1, p2, p3, p4 अप टू pn, ठीक है। और हर फेज में हमारे पास c1, c2, c3 अप टू cx कंपोनेंट्स हैं। टोटल हमारे पास कह सकते हैं कि c कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। और सिंपली वी कैन से वी हैव cx नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, ठीक है, विच आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल फेसेस। ओके, दैट इज फेज A1 की बात करें तो उसके अंदर हमारे पास c1, c2, c3 अप टू cx तक कंपोनेंट्स हैं। फेज 2 में भी हमारे पास सेम नंबर ऑफ कंपोनेंट्स हैं। फेज 3 में भी हमारे पास क्या सेम नंबर ऑफ कंपोनेंट्स हैं। सिमिलरली अप टू pn फेसेस में हमारे पास क्या है, cx तक क्या है कंपोनेंट्स हैं। और हर फेज क्या है, आपस में इक्विलिब्रियम में है। सो द डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर दैट टाइप ऑफ सिस्टम is given by the difference in the total number of variables and the number of relations between them. So number of relations between them, ठीक है। अगर हम जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं लाइक टेम्परेचर, प्रेशर एंड कंसंट्रेशन, और उनके बीच में जो आपस में रिलेशंस हैं उनको अगर हम दोनों का डिफरेंस ले लें तो जो वैल्यू हमारे पास आएगी उसको हम क्या कह सकते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं, ठीक है। सो डिग्री ऑफ फ्रीडम को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है। फिर क्या चाहिए हमें, नंबर ऑफ रिलेशंस बिटवीन देम एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो चलिए पहले हम निकालते हैं टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टेम्परेचर की। ओके, अभी हमने पीछे डिस्कस किया है कि जब हमारे पास कोई मल्टी फेजिक और मल्टी कंपोनेंट सिस्टम है तो उस केस में थर्मल इक्विलिब्रियम होना चाहिए। मींस एट इक्विलिब्रियम ईच फेज must have the same temperature, ठीक है। so there will be one temperature variable for whole of the system, that means हर फेज का टेम्परेचर सेम रहेगा, तो टेम्परेचर का तो एक वेरिएबल हमारे पास रहेगा ही रहेगा वहाँ पे, ठीक है। सिमिलरली सेकेंड जो हमारे पास वेरिएबल है दैट इज प्रेशर। ओके, ये भी हमने देखा था वहाँ पे कि एट इक्विलिब्रियम ईच फेज मस्ट हैव द सेम प्रेशर, और हम यहाँ पे कह ही रहे हैं कि हर फेज जो है आपस में इक्विलिब्रियम है। तो अगर एक हर फेज जो है इक्विलिब्रियम में है, सो वी हैव द वन वेरिएबल फॉर प्रेशर फॉर होल ऑफ द सिस्टम, ठीक है। थर्ड जो वेरिएबल हम ले रहे हैं दैट इज द कंपोजिशन, ठीक है। नाउ इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें कंसीडर करना पड़ेगा कि किसी एक फेज में cx कंपोनेंट अगर ना हो, सपोज वी हैव टू कंपोनेंट्स, सो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि सपोज वी हैव टू कंपोनेंट्स a एंड b, ठीक है, इन ए सिंगल फेज, अगर एक फेज में हमारे पास क्या है, दो ही कंपोनेंट हैं, ठीक है। और अगर हमें एक कंपोनेंट की मोलर कंसंट्रेशन पता हो, वी नो द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ a, ठीक है, सो वी कैन इजिली कैलकुलेट द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी, ठीक है, जस्ट बाय टेकिंग द डिफरेंस। दैट मीन्स एक फेज में हमें सिर्फ एक ही कंपोनेंट की कंसंट्रेशन टर्म चाहिए। सो अगर हमारे पास एक सिंगल फेज में सी कंपोनेंट्स हैं, सो हम कह सकते हैं कि हमें C-1 टर्म्स चाहिए कंपोजिशन की उस फेज को डिफाइन करने के लिए, ठीक है। तो हमारे पास फेज कितने हैं, टोटल p नंबर ऑफ फेजेस हैं। तो टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स, फॉर कंपोजिशन वो कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ फेज p इंटू नंबर ऑफ कंपोजिशन टर्म्स कितनी है, C-1। सो तो टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हो जाएंगे हमारे पास, दैट विल बी इक्वल टू p
into C minus 1 for the composition plus 1 for temperature plus 1 for pressure. So that will be equal to P C minus 1 plus 2. This is the total number of variables जो हमें यहाँ पे चाहिए. ठीक है. Next we have to calculate the number of relations between them. Number of relationships between the variables at equilibrium. ठीक है. Now according to thermodynamics हमने देखा है कि केमिकल पोटेंशियल किसी भी कंपोनेंट का वो हर फेज में क्या रहेगा, सेम रहेगा. ठीक है, जब वहाँ पे इक्विलिब्रियम मेंटेन हो चुका है. ना सपोज हमारे पास एक ith कंपोनेंट है. ठीक है, और वो 3 फेजेस A, B एंड C में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है. सो वी कैन राइट द केमिकल पोटेंशियल ऑफ ith कंपोनेंट इन फेज A will be equal to chemical potential of that component in phase B will be equal to chemical potential of that component in phase C. So this can be represented by two equations. One, mu I A is equal to mu I B and mu I A is equal to mu I C. Means अगर हमारे पास 3 फेज हैं तो 2 इक्वेशंस उसके लिए हमारे पास नोन है फॉर ईच कंपोनेंट. बट अगर हमारे पास टोटल P फेज हों, ठीक है ना, सो उसमें कितने रिलेशन बनेंगे, दैट विल बी दी P माइनस 1. क्यों, 3 फेज के लिए हमारे पास 2 इक्वेशंस बन रही हैं. अगर P फेज हों तो कितनी बनेगी, P माइनस 1. ओके, ये रही. ये P माइनस 1 जो इक्वेशंस बनेगी वो एक कंपोनेंट के लिए बनेगी. ठीक है, हमारे पास कंपोनेंट्स कितने लिए हमने, C कंपोनेंट्स. तो उसमें कितने रिलेशंस हो जाएंगे, दैट विल बी C इंटू P माइनस 1 रिलेशंस हो जाएंगे. ठीक है, अब हमें ये पता लग गया कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस बिटवीन द वेरिएबल्स एट इक्विलिब्रियम कितने हुए, C इंटू P माइनस 1. और टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं वो हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, P इंटू C माइनस 1 प्लस 2. तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या था हमारे पास, the difference between the two, that is total number of variables and the number of relations between them. तो चलिए कैलकुलेट करते हैं. तो डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू P C माइनस 1 प्लस 2 माइनस C P माइनस 1. ठीक है, सो मल्टीप्लाई कीजिए सर, P इंटू सी माइनस P प्लस 2 माइनस पी सी प्लस C. ठीक है, सो पी सी कैंसिल हो गया यहाँ पे, माइनस P प्लस 2 प्लस C. ठीक है, और वी कैन राइट द F इज इक्वल टू C माइनस P प्लस 2. सो दिस इज द डेरिवेशन ऑफ फेज रूल. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फेज डायग्राम्स. अब फेज डायग्राम्स क्या होते हैं, फेज डायग्राम कुछ नहीं, जस्ट एक सिंपल ग्राफ है. ठीक है, जिसमें किसी भी एक गिवन सिस्टम के अंदर जितने भी फेजेस हैं और उन फेजेस के अंदर जो इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करते हैं उनकी कंडीशन को डिस्प्ले करता है. ठीक है, इस डायग्राम में कुछ लाइंस होंगी, कुछ एरियाज होंगे और कुछ ट्रिपल पॉइंट्स होंगे. ठीक है, सो द नंबर ऑफ फेजेस विच कैन कोएग्जिस्ट एट इक्विलिब्रियम एट एनी टाइम, हम जानते हैं कि वो किन किन कंडीशन पर डिपेंड करते हैं, या तो टेम्परेचर एंड प्रेशर पे डिपेंड करते हैं या फिर टेम्परेचर और कंपोजिशन पे डिपेंड करते हैं, प्रोवाइडेड कि वहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट हो. ठीक है, सो दीज कंडीशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर विच आर डिटरमिन्ड एक्सपेरिमेंटली. ठीक है, एंड व्हेन दे आर प्लॉटेड ऑन
अ प्रेशर टेम्परेचर और टेम्परेचर कंपोजिशन डायग्राम, ठीक है। सो उन डायग्राम को हम क्या बोलते हैं, फेज डायग्राम्स बोलते हैं, ठीक है। तो इन फेज डायग्राम की हम डिटेल स्टडी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, जिसमें हम फेज डायग्राम प्लॉट करेंगे और स्टडी करेंगे फॉर वन कंपोनेंट सिस्टम एंड टू कंपोनेंट सिस्टम, ठीक है। तो इन दोनों कंपोनेंट्स की हमारे पास तीन एग्जांपल्स हैं, जिनको हम डिटेल में हमारे नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। ओके, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।